आज की जो सबसे अहम खबर रही थी वो अपने शहीदों की रही थी। उनको भीगी आंखों से पूरे देश ने ही एक तरह से अंतिम विदाई दी है। अनंतनाग में मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के 2 अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी के घरों में मातम पसरा हुआ है। सेना में मेजर आशीष धूंचक का पानीपत में अंतिम संस्कार किया गया, तो शहीद मेजर आशीष का परिवार पानीपत के सेक्टर 7 में रहता है और अंतिम विदाई दी गई है। उधर मोहाली में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को अंतिम संस्कार किया गया। वे पंचकुला के रहने वाले थे। कर्नल मनप्रीत को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। वे अपने पीछे पत्नी जगमीत ग्रेवाल और एक बेटी को छोड़ गए हैं। परिवार के साथ शहर वालों ने, सहकर्मियों ने, तमाम लोगों ने अपने शहीदों को अंतिम विदाई दी है। और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला और मोहम्मद गजाली वहां पर मौजूद हैं, आपको जानकारी देते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फौज के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में कर्नल मनप्रीत सिंह के साथ 2 और आर्मी के नौजवानों की मौत हुई है। कर्नल मनप्रीत जो हैं पंजाब के मोहाली जिले के रहने वाले थे। इस वक्त हम उनके फाइनल जो क्रीमेशन है या जो आखिरी उनकी जर्नी कह लें या आखिरी सफ़र जो है उसके क्रीमेशन ग्राउंड से लाइव हैं। और बहुत ही दुखदाई घटना है एक ऐसे परिवार के लिए जिसमें कर्नल मनप्रीत जो हैं 2nd जनरेशन के आर्मी ऑफिसर थे, यानी उनके पिता भी जो हैं एक सर्विसमैन थे, वो भी फौज में थे। कर्नल मनप्रीत के जो दोस्त हैं या यहाँ के जानने वाले हैं इस गांव के, उन लोगों का कहना है कि वो बहुत ज़हीन थे। वो किसी दूसरे प्रोफेशन में भी जा सकते थे, किसी दूसरे काम में भी अपनी नौकरी ढूंढ सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें फौज में ही जाना है। और कई जानकारी ये भी मिल रही है कि कई बार उनको पीस पोस्टिंग की भी ऑफर दी गई कि किसी ऐसे इलाके में अपनी पोस्टिंग ले ले जहां शांति रहती है, लेकिन फिर भी कर्नल मनप्रीत सिंह ने उस ऑफर को भी ठुकराया था। फिलहाल अगर आप मेरे पीछे देखें तो काफ़ी बड़ा हुजूम है। हुजूम इतना बड़ा है कि प्रशासन को यहाँ पर आयरन ग्रिल लगाने पड़े हैं ताकि लोग जो हैं इधर से अंदर ना आ सकें। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये वो जगह है जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया और संस्कार शुरू किया गया है। हालांकि बहुत ही दुखदाई घटना है। कर्नल मनप्रीत हेडलाइंस में रहेंगे, अखबारों में रहेंगे, लेकिन ये 24-48 घंटे के बाद उनके परिवार, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे, 6 साल का बेटा और 2 साल की बेटी, उसी परिवार को इस कठिन समय को अकेले गुजारना होगा। उधर पानीपत में मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पानीपत आज पूरी तरीके से बंद है। सब मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है। मुखाग्नि उनके परिवार के लोगों ने दी है। परिवार में उनके 3 बहनें, सबसे छोटे वो थे और बहुत ही मुश्किल परिवार के लिए घड़ी है। उनके पिता बुजुर्ग हैं, पत्नी गृहिणी हैं, बेटी 2 साल की है। पूरा का पूरा पानीपत यहाँ उमड़ आया। जब हर तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको तिरंगा झंडा नजर आएगा। हजारों की तादाद में अंतिम विदाई में लोग शामिल हुए। मेजर आशीष शहीद हुए अनंतनाग में आतंकियों से लोहा लेते हुए, मोर्चा संभालते हुए। उनका अंतिम संस्कार हुआ। इलाके के अधिकारी मौजूद थे और जो 15 किलोमीटर की यात्रा थी, अंतिम यात्रा जो उनके पानीपत के नए घर से गांव तक 15 किलोमीटर जो थे, वो उस 15 किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ तिरंगे झंडे नज़र आ रहे थे। नम आंखों से विदाई, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, सब हाथों में झंडा लिए, फूल लिए। जहाँ से उनका शव वहाँ निकल रहा था उसमें फूल डाल रहे थे और आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू उनके निकल रहे थे। उनकी बहनें भी यहाँ पर अंतिम संस्कार में पहुँची, फूट फूट कर रोईं, लेकिन जब लोगों का जज्बा देखा तो उन्होंने भी मेजर आशीष के लिए जय घोष के नारे लगाए और फिर टूट गईं। उनकी पत्नी टूटी हुई हैं। जो ह्यूमन कॉस्ट है, जो मानवीय मूल्य चुकाना पड़ता है मिलिटेंसी का, वो सबसे ज़्यादा वो परिवार को चुकाना पड़ता है। गर्व तो सबको है, लेकिन जिसने अपना बेटा खो दिया उसके लिए वो बोझ, उसके लिए वो तकलीफ़ कभी कम नहीं होगी। गर्व ज़रूर होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो पानीपत से हैं। भले ही मेजर आशीष, कर्नल मनप्रीत हमारे बीच ना हो, पर वो अपनी शहादत से लाखों भारतीय युवाओं को ये प्रेरणा दे गए हैं कि वो भी सेना में भर्ती हों और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करें। पानीपत में सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
बहरहाल अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच अभी भी बताया जा रहा है मुठभेड़ जारी है। 2 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से एक जवान लापता बताया गया है। खबर है कि यहाँ 2 या 3 आतंकवादी छुपे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं इलाके की। ये वही आतंकी हैं जिनके बारे में इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलने पर मंगलवार देर रात ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सर्च के दौरान पता चला कि आतंकी गांव के ऊपर की ओर घने जंगलों में छुपे हुए हैं। आतंकवादियों की तलाश में आधुनिक हथियारों और डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकवादियों पर ड्रोन और स्ट्राइक करने के सक्षम जो चीज़ों से नज़र रखी जा रही है। सेना की कार्रवाई को लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और विक्टर फोर्स जीओसी मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी नज़ीर मुझे बताया जा रहा है जुड़ गए। नज़ीर, क्या अपडेट है जो ये मुठभेड़ चल रही है उस पर? जी, ये इनकाउंटर 3 दिनों से जारी है और जैसा आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि हर तरह के वो वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, मोटर शेल्स का, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है पिछले 3 दिनों से। लेकिन एक चीज तो नहीं किसी को मालूम कि क्या कोई मिलिटेंट अभी तक मार गिराया गया है। ऐसा इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। कल सिर्फ पुलिस ने ये बताया कि 2 लश्कर के मिलिटेंटों को वहां घेरे में लिया गया है। और फिर आर्मी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, कहा कि जो 3 ऑफिसर इसमें मारे गए उनके साथ साथ 2 जो सेना के जवान हैं वो जख्मी हैं। फिर यह भी इतला मिली कि एक जवान लापता है। आज ड्रोन के जरिए कुछ इमेज से ये अंदाजा हुआ कि एक लाश वहां को देखा गया, जिससे लग रहा है कि शायद जो लापता जवान था उसकी लाश है। लेकिन यह अभी अंदाजा नहीं कि लाश को वहां से बरामद किया गया है, उससे निकाला गया या नहीं, क्योंकि जो जब तक हम किसी बात की तस्दीक नहीं कर सकते जब तक सुरक्षा फोर्सेस खुद ये ऑफिशियली कहें, क्योंकि हम यूं ही नहीं बताएंगे ये चीज सुनी सुनाई बातों पे नहीं है। यहाँ भी एक रिपोर्ट ये भी कुछ है कि एक ड्रोन को गिराया गया है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो कुल मिला के 3 दिनों से एक बहुत बड़ा इनकाउंटर जारी है। 3 दिनों से कोई मिलिटेंट मरने की कभी खबर नहीं है। लेकिन जिस अंदाज से सुरक्षा फोर्सेस इस जगह को निशाना बना रही हैं, जहां लग रहा है कि मिलिटेंटों की हाइड आउट है, तो उससे ये साफ लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा टारगेट है सिक्योरिटी फोर्स के लिए। न सिर्फ ये कि एक भारी नुकसान हुआ सुरक्षा फोर्स को, आर्मी को, पुलिस को, बल्कि ये कि इस जगह पे लग रहा है कि एक हाइड आउट बाज़ाब्ता तौर मिलिटेंटों ने बनाई और जो वहां बैठे हैं वो काफी ही उनके पास जो बैठने की जगह है, चाहे वो नेचुरल केव्स हो या हाइड आउट्स बनाए, तो शायद लग रहा है काफी देर से वहां वो मौजूद है और वेल ट्रेंड भी है। इसलिए ये ऑपरेशन काफी महत्वपूर्ण है। और लेकिन जो जगह है बहुत ही डिफिकल्ट है, जैसे आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि काफी डिफिकल्ट है और सुरक्षा फोर्स के लिए कोई आसान ऑपरेशन नहीं है। नज़ीर, जो जिस तरह से आप बता रहे 3 दिन से ये पूरा सर्च ऑपरेशन ये चल रहा है अपने आप में, इसका मतलब आतंकवादी तैयार थे, उनके पास हथियारों का इतना ज़्यादा बड़ा ज़खीरा था, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। जी, वही जब हम यहाँ बाहर रह के बात करें तो ये आसान है, लेकिन जो जमीन पे लड़ते हैं, जैसे खुद ऑफिसर्स जो जिसे कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो खुद आगे अपने आप को करते हैं, ये जान के भी वहां दुश्मन गोलियां मार सकता है, जैसा हुआ भी। एक तरह की मिसाल बनाई कि सुरक्षा फोर्सेस के ऑफिसर, चाहे पुलिस हो या जम्मू आर्मी हो या जम्मू कश्मीर पुलिस, इस तरह दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसर खुद इस बहुत ही बड़े ऑपरेशन को खुद लीड कर गए और खुद गोलियां खाई, खुद वहां उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। लेकिन जिस तरह ये अंदाजा लग रहा है कोई बड़ा हाइड आउट है और उनके पास काफी असला गोला बारूद है, और जाहिर सी बात है कि खाने पीने की चीजों के बगैर रह नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वहां वो शायद काफी ट्रेंड है। तो लग रहा है कि ये पाकिस्तानी जो फॉरेन मिलिटेंट्स के फुटप्रिंट्स है, जब राजौरी पूंछ में 2 दिन पहले इनकाउंटर हुआ तो उस वक्त आर्मी के जो नॉर्दर्न कमांड के चीफ है, उन्होंने ये बताया कि जो फॉरेन मिलिटेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन नेपाल और पंजाब बॉर्डर से होती है और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर यहाँ ऐसी घटनाएं घटते हैं। तो कुल मिला के ये लग रहा है कि शायद फॉरेन मिलिटेंट्स, पाकिस्तानी मिलिटेंट्स का इस पे हाथ है और जंगल वारफेयर की एक नई जो मिलिटेंसी यहाँ बन रही है, हाई ऑल्टीट्यूड और जंगल वारफेयर की, क्योंकि जो गाँव में यहाँ लोग कम जो शेल्टर दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा फोर्सेस पुलिस ने उसके लिए उपाय किए हैं
तो उसकी वजह से बहुत कम लोग इनका वो शेल्टर दे रहे हैं, तो जंगलों पे जा रहे हैं। तो जंगलों पे जाने से एक और चैलेंज ये है कि ये इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, सुरक्षा फोर्सेस जाते हैं, तो लग रहा है कि वो शायद तैयार थे कि सुरक्षा फोर्सेस वहां पहुंचेंगे और उसके बाद उन्होंने फायरिंग की, इसीलिए इतना ज्यादा नुकसान हुआ और इसीलिए इतने देर तक, इतने दिनों तक वो वहां पे उसी हाइड आउट पे है और वहां सुरक्षा फोर्सेस ने काफी गोलाबारी वहां उस जगह पे की जिसपे शक है कि वो हाइड आउट है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि इसकी नहीं हो सकी है कि क्या कोई मिलिटेंट अभी तक मार गिराया गया है। आप हालात पर नज़र बनाए रखें, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और वहाँ पे वाकई में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 10 दिनों से मंडियां बंद हैं, कारोबारी हड़ताल पर हैं। मंडी शुल्क कम करने से लेकर और भी कई मांगे हैं, लेकिन एक मांग है सुर्खियों में। कारोबारी चाहते कि निराश्रित शुल्क बंद हो। ये शुल्क 52 साल पहले 1971 में लगाया गया था, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और वहां से शरणार्थी भारत पहुंचे थे। उन निराश्रितों के नाम पर यह टैक्स वसूला जाता था। मध्य प्रदेश की 230 मंडियों में 4 सितंबर से कामकाज बंद है। किसानों का उत्पाद खरीदा नहीं जा रहा, रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वजह है 1971 की लड़ाई और बांग्लादेश। चौंकिए मत, सुनिए। एक विषय निराश्रित का भी है, जो 20 पैसे निराश्रित व्यापारियों के ऊपर लगती है। वो जब से मंडियां शुरू हुई हैं तब से ही लगती आ रही है। वो ये है क्यों लगती है, क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे उनके लिए वो सरकार लेती थी कि उनका उत्थान हो सके, पर अब वो चीज़ें तो अब है नहीं, पर वो जब से अभी तक सालों से चली आ रही है। तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर वो अब आरोपित ना हो, ख़त्म हो। कारोबारियों ने 11 सूत्रीय मांग रखी है, जिसमें मंडी टैक्स, लीज रेंट कम करने जैसी और भी कई मांगे हैं। जैसे जो मंडी शुल्क एक 1.50 एंड 0.20 निराश्रित शुल्क, टोटल मंडी के ऊपर आज की तारीख में 1.70 टैक्स लगता है, और उस टैक्स को रिड्यूस किया जाए ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले। इसमें भाई साहब लगभग काफ़ी मंडियां बंद हैं और हर मंडी की अलग अलग अगर 1000-2000 कुंटल पर डे की आवक भी आप माने तो आप सोचें काफ़ी नुकसान है इसमें। अनाज मंडियों में कारोबारियों को 1.70% टैक्स देना पड़ता है, 1.5% मंडी टैक्स और 0.2% मंडी सेस। 2020 में कृषि कानून लागू होने के बाद सेस 0.50% कम कर दिया गया था, लेकिन कानून वापस होते ही इसे बढ़ा दिया गया। तो ये कि जो हमारी पुरानी जो लीज रेंट लगती है उसी के आधार पर लगे, और क्या है मंडी का जो मतलब लाइसेंस का रिन्यू का है ना, उस पर उन्होंने फ़ीस बढ़ा दी है। लेकिन उस पर क्या है, जो हमारे मतलब जो लाइसेंस बनते हैं उसके लिए हमारी फ़ीस माफ़ हो, और जो हमारे मतलब हर साल 5 साल में रिन्यू होते हैं तो उसमें हमारी ये मांग है कि जिसको भी 1 टाइम रिन्यू हुए हैं वो एक ही टाइम रहें। अकेले भोपाल की करौंद मंडी में रोज 1 से 1.5 करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जो 10 दिनों से बंद है। प्रदेश में हर साल 175 करोड़ रुपए निराश्रित शुल्क की वसूली होती है। 5 साल पहले निराश्रित पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए किया गया था। व्यापारी कहते हैं 2020 में निराश्रित शुल्क को खत्म करने का ऐलान हुआ, लेकिन अमल अभी तक नहीं हो पाया। बहरहाल इस रसाकशी में कोई पिस रहा है तो वो है मध्य प्रदेश का किसान। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। बात अब मध्य प्रदेश की। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का 18 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनावरण करेंगे। इस स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्म धाम का नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ओंकारेश्वर को अद्वैत वेदांत के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित कर रही है, और 108 फीट ऊंचे बहुधातु की प्रतिमा है, जिसमें आदि शंकराचार्य के बाल स्वरूप में है। लेकिन विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इसके सियासी मायने भी हैं। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर, जहां बना है महाकाल लोक। खंडवा में ओंकारेश्वर, जहां बन रहा है एकात्म धाम। मानधाता पर्वत पर आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा, 54 फीट के आधार स्तंभ पर आदिगुरु शंकराचार्य की बाल अवस्था की 108 फीट की मूर्ति, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा में प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस अद्वैत लोक, जिसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है।
पूरा निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली में हो रहा है। अद्वैत लोक के साथ ही 36 हेक्टेयर में अद्वैत वन के नाम से सघन वन भी विकसित हो रहा है। अद्वैत वेदांत जन जन तक पहुंचे और आम आदमी भी उससे समझ पाए, जनमानस उससे प्रेरणा ले पाए। इसलिए हमने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया कि जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को गुरु मिले और जहां से उन्होंने प्रयाण किया अद्वैत वेदांत के प्रचार का, वहीं आचार्य भगवान की एक मूर्ति लगनी चाहिए। केरल से 8 साल के शंकर को ओंकारेश्वर में ही गुरु गोविंद भगवत पाद मिले। यहीं 4 साल रहकर उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया। 12 साल की उम्र में ओंकारेश्वर से ही अखंड भारत में वेदांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकले। इसलिए ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर उनकी प्रतिमा की स्थापना की जा रही है, जिसे सोलापुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार भगवान रामपुर ने उकेरा है। बाल शंकर का चित्र वासुदेव कामत ने 2018 में बनाया था। मूर्ति बनाने के लिए 2017 से ही पूरे राज्य में एकात्म यात्रा निकाली गई। 27,000 ग्राम पंचायतों से मूर्ति बनाने के लिए धातु संग्रहण अभियान चलाया गया। अद्वैत लोक के साथ आदिगुरु शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बने, जो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश में भी और दुनिया में भी एकात्मता के भाव का प्रचार प्रसार करे, ताकि मनुष्य और मनुष्य की दूरियां समाप्त हो जाए। और फिर ये प्रकल्प बना एकात्म धाम का प्रकल्प। एकात्म धाम में शंकराचार्य की प्रतिमा के अलावा शंकर संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। संस्थान में 7 केंद्र स्कूल के रूप में काम करेंगे। आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान में दर्शन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला पर केंद्रित 4 शोध केंद्रों के अलावा ग्रंथालय, विस्तार केंद्र और एक पारंपरिक गुरुकुल भी होगा। आदि गुरु शंकराचार्य कहते थे, सविद्या या विमुक्तये, यानी शिक्षा वो जो मुक्ति दिलाए। बात गूढ़ है, सोचना आपको है। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। क्या राम जेठमलानी का क्लोन तैयार किया जा सकता है? अपने वक्त के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर रहे राम जेठमलानी की 100वीं जयंती समारोह में बोलते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सवाल उठाया है, पर उनके सवाल का जवाब देने के लिए किसी वकील को बहस नहीं करनी पड़ी, सो जवाब भी उन्होंने ही दिया। It is not every day of our lives that we get the opportunity to celebrate the legacy of such great human beings. And honestly, I thought I should say a few words about him. Because for the younger generation, many of whom have not witnessed the years that we have to ask ourselves, how do you clone a Ram Jeठmlani? And can we really clone Ram Jeठmlani? Possibly no, because to clone Ram Jeठmlani, we'll have to clone the social and the historic and the political times in which he grew and flourished and evolved as a human being. डेंगू के टीके का ट्रायल 2 से 3 महीने में शुरू होगा। ICMR के महानिदेशक राजीव बहल ने जानकारी दी है। उनका कहना है कि निपा का सैंपल अब पुणे नहीं भेजना होगा। ये काम BSL-3 की लैब केरल में ही होगा। उन्होंने बताया है कि निपा का टीका विकसित करने पर भी विचार हो रहा है। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। डेंगू हर साल अपने चपेट में लोगों को लेता है और एक वक्त में जब बारिश का मौसम होता है तो उसमें तरह तरह की मुहिम और कवायद चलाई जाती है। डेंगू वैक्सीन को लेके ICMR गंभीर है और उसको लेकर ट्रायल की शुरुआत होने वाली है। दरअसल ये ट्रायल 6 महीने पहले एक कंपनी से टाई अप करके कंपनी को शुरुआत करनी थी इस ट्रायल को लेकर, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से, कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से इस ट्रायल की शुरुआत आने वाले 2 से 3 महीने में हो जाएगी। यानी ट्रायल से ही वो ज़मीन तैयार होती है जिसके दम पर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में आपके पास टीका होगा, यानी वैक्सीन आपके पास मौजूद होगी। तो डेंगू के वैक्सीन को लेकर ये कोशिश भी ICMR की तरफ से की जा रही है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि किस तरीके से डेंगू पूरे देश के अलग अलग इलाकों में लोगों को अपनी चपेट में लेता है, लोगों की मौत होती है, लाखों मामले देश भर में रिपोर्ट होते हैं और खतरा बरकरार रहता है। इस खतरे को भांपते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा तबका है देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कोने से जहाँ पे मानसून दस्तक देती है, उसके बाद बीमारी के प्रकोप के तौर पे डेंगू की शुरुआत हो जाती है। और डेंगू को लेकर अब तक वैसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, वैसा कोई इलाज नहीं है जिससे
ये मानकर चला जाए कि किसी तरीके से इसकी रोकथाम की जा सके। तो प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर टीका इसको इजाद करने को लेकर, डेंगू के टीके को लेकर आईसीएमआर ने कंपनी से संपर्क साधा है, उनसे एक मेमोरेंडम साइन हुआ है और कंपनी जो है अगले 2 से 3 महीने में डेंगू के टीके को लेकर ट्रायल शुरू करेगी। ये दरअसल टीका जब भी बनता है तो ट्रायल उसका एक अहम हिस्सा है, जिसके जरिए हम देखते हैं कि किस तरीके से टीका जो है वो कारगर है और उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो यानी आने वाले वक्त में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आपके पास डेंगू का टीका भी होगा, क्योंकि आईसीएमआर एक कंपनी के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आगे के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।